brought to you by Hire and ITIL. हम इतिहास नहीं बनाते बल्कि हम इतिहास से बने हैं। अमेरिकी एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग की ये पंक्तियाँ गाहे बगाहे सच हो ही जाती है। भूत से इंसानों का जुड़ाव छिपा नहीं है, परत दर परत हम सालों से पिछला खोजने की कोशिश में रहे हैं। इतिहास बनाने से ज़्यादा उससे बनते रहे हैं। कहें तो हम बीते का एक समुच्चय हैं। बीता जिसे हम खोजते हैं, कभी मिट्टी के नीचे दबी परतों में तो कभी किताब के पन्नों के नीचे। ऐसी ही एक किताब में दबी परत हाल ही में फिर उकेरी गई है। किताब हरबिलास सारदा की, नाम है हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। पहले बता देते हैं कि मामला आखिर है क्या। बाकी खबरों में आपने ये जान ही लिया होगा, पर दोहरा देते हैं। अजमेर की स्थानीय अदालत में अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें इसके नीचे मंदिर होने का दावा किया गया था। इसे हाल ही में स्वीकार भी कर लिया गया, इस याचिका को। वहीं दूसरी तरफ दरगाह से कुछ ही दूर एक ऐतिहासिक इमारत को लेकर भी बयान सामने आए। कहा गया इसकी संरचना में कुछ राज दफन हैं। साथ में हरबिलास सारदा की किताब का जिक्र भी आया और चर्चा में आया 2.5 दिन का झोपड़ा। नाम से ही इसे लेकर जिज्ञासा जगती है, पर इस इमारत की चर्चा जिज्ञासा से ज़्यादा दूसरी राजनीतिक वजहों से हुई। वो वजहें आप समझते ही हैं, पर हम तो इतिहास की बात करने वाले हैं, तो जिज्ञासा के पहलू को ज़्यादा टटोलते हैं। आइए जानते हैं ये 2.5 दिन का झोपड़ा आखिर है क्या, इसे किसने बनवाया और करीब 100 साल पहले आई हरबिलास सारदा की किताब में इसे लेकर ऐसा क्या लिखा गया जिसकी चर्चा आज उठी है। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज हम कहानी सुनाएंगे आपको 2.5 दिन के झोपड़े की। भारत की सभ्यता कितनी प्राचीन है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ज़मीन के नीचे दबी एक एक परत एक अलग अलग कालखंड को बयां करती है। वहीं यह निर्वात में भी नहीं रहा। ज़मीन और समंदर के रास्ते, व्यापार की सबूत यहाँ पुरातन से मिलते हैं। पर हम बात थोड़ा मध्यकाल की करते हैं। जेएल मेहता अपनी किताब एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया में लिखते हैं, इस्लाम के उदय से काफ़ी पहले से यूरोप और पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध तो रहे ही हैं, साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी कायम थे। इसी क्रम में अरब भारत और दुनिया के बीच की कड़ी रहे हैं। भारतीय व्यापारी अरब नाविकों और व्यापारी एजेंट्स को काम देते रहे ताकि कारोबार को भारतीय तट और ईरानी खाड़ी देशों तक पहुंचाया जा सके। वहीं कारवां और अरब सौदागर सामान को अरब सागर और रेगिस्तान के पार पहुंचाते रहे। व्यापारिक रिश्तों के चलते लाजिम तौर पर भारत के पश्चिमी तट पर भी अरब आबादी बसती रही है। बकौल मेहता, अरब देशों में इस्लाम के उदय से पहले भारतीय सामान निर्यात किया जाता रहा है, जिसमें मसाले, कपास और रेशम, कीमती हाथी के दांत, नील और कीमती नगीने वगैरह शामिल थे। इसलिए वजहें हैं जिनसे ये माना जाता है कि पश्चिम में भारत की संस्कृति फैलाने में अरब लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ भारतीय साहित्य भी वहाँ तक पहुँचा। पंचतंत्र, जो कि भारतीय नैतिक कहानियों का एक संकलन है, ईसा के बाद 600वीं सदी में ही फारसी और अरबी भाषाओं में इसका अनुवाद कर लिया गया था और पंचतंत्र का अरबी अनुवाद पश्चिमी देशों तक पहुंचा। इस बारे में भाषाविद मैक्स म्यूलर कहते हैं कि पंचतंत्र का पश्चिमी देशों में फैलना इसमें लिखी कहानियों से भी ज़्यादा निराला है। खैर, इससे हम ये तो समझ गए कि भारत और अरब के बीच संबंध इस्लाम के उदय के पहले से थे, लेकिन फिर इन संबंधों में थोड़ा अलग रुख आता है। व्यापारिक संबंध तो पहले से थे, पर इन संबंधों के साथ कुछ अनचाहे रिश्ते भी बने। एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री मिडिवल इंडिया के मुताबिक अरब में इस्लाम के फैलने के बाद उन्होंने भारत के पश्चिमी बंदरगाहों पर नज़र डाली, जो कि दौलत से भरे हुए थे। इस सिलसिले में कई कदम भी उठाए गए ताकि अपने पांव जमाए जा सके, लेकिन लंबे संघर्ष में
उन्हें इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिला। उनमें से जो कुछ भारत में बसे उनका इस्लामिक दुनिया से संबंध टूट गया और वो यहीं के छोटे सामंती बनकर रह गए। सिंध और मुल्तान में अरबों की जीत के बाद भारत की ज़मीन पर इस्लाम ने दस्तक तो दे दी थी, पर ये नया धर्म अपने शुरुआती दौर पर ही था। बकौल जेएल मेहता उस वक्त चढ़ाई करने वाली मुस्लिम सेना के लिए युद्ध के बंदी गुलाम बनाना आम बात थी और पकड़े गए लोगों में सबसे ज़्यादा त्रासदी औरतें झेलती थी। इन लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था, साथ ही इन्हें गुलाम की तरह रखा और बेचा जाता था। और ऐसे ही गुलामों से हमारी कहानी का अगला हिस्सा तय होता है। सिंध में अरब आगमन के करीब 3 सदियों के बाद सबुकतगिन के बेटे गजनी के महमूद ने साल 998 में तख्त हासिल किया। धर्म और लूट के इरादे से भारत पर कई हमले किए। साल 1000 से 1027 के बीच 17 बार वो जहां भी गया तलवार और आग लेकर गया। भारत में बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद आमतौर पर वो गजनी से निकलता था और सर्दियां यही बिताता था, जो कि अफ़गानिस्तान जैसे भीषण नहीं होती थी, और बारिश शुरू होने से पहले वो वापस गजनी लौट जाता था। बकौल मेहता इस दौरान होती थी लूट। सोना चांदी, कीमती जवाहरात, घोड़े, हाथी और गुलाम बना ली गई महिलाएं सबको लेकर जाया जाता थे। हालांकि महमूद को साम्राज्य बनाने वाला नहीं कहा जा सकता है। उसने कब्जा करने के इरादे से ज़्यादा हमले नहीं किए, इसलिए वो बड़े कस्बों और धनाढ्य मंदिरों पर हमला करता था। वहीं सैन्य टुकड़ियाँ या किलों पर तब तक हमले नहीं करता था जब तक बेहद ज़रूरी ना हो जाए। लूट, हत्या और हमलों का ये दौर कुछ वक्त चला। बकौल मेहता, महमूद की मौत के बाद विदेशी हमलों के खिलाफ स्थानीय राजाओं ने कोई सीख नहीं ली और साम्राज्य की रक्षा में रचनात्मकता की कमी दिखाई दी। जैसे ही विदेशी खतरा टला, कई राजपूत प्रमुख मैदान में कूद पड़े और आपस में अपनी तलवारें नापने लगे। खैर, ऐसे माहौल में आगे उन गुलामों का आगमन भी होता है जिनका जिक्र हमने पहले ही किया था। दरअसल विदेशी आक्रमणकारी हमला करते और जीते गए हिस्से अपने गुलामों की निगरानी में सौंप देते थे। अनिरुद्ध रे अपनी किताब द सल्तनत ऑफ दिल्ली में लिखते हैं, हालांकि ये गुलाम सुल्तान बनने से पहले मुक्त कर दिए गए थे, इसलिए इनके लिए मामलुक शब्द ज़्यादा ठीक मालूम पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब उनसे होता है जिन गुलाम बच्चों के माता पिता स्वतंत्र होते थे, जबकि बच्चों को गुलाम बनाया जाता था। खैर, ऐसे ही गुलामों के हाथों में एक वक्त दिल्ली की सल्तनत भी आई, जिनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक शहाबुद्दीन का तुर्की गुलाम था और जीते गए कुछ इलाके ऐसे ही तुर्की गुलामों को दिए गए थे, जिनमें से कुछ को मुल्तान और हंसी जैसे बड़े इलाके भी मिले। दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक का उदय भी देखने लायक था। उसके नीचे तुर्की साम्राज्य पूर्वी भारत तक पहुंच गया था। साम्राज्य की बात कभी और करेंगे। अनिरुद्ध रे अपनी किताब द सल्तनत ऑफ दिल्ली में लिखते हैं कि आमतौर पर कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। शायद यहाँ एक मेला हुआ करता था जो 2.5 दिन चलता था, इसी की वजह से इसका नाम ये पड़ा था। ऐसी तमाम किताबों में इस इमारत का जिक्र मिलता है, पर हम बात करते हैं उस किताब की जिसका जिक्र हाल ही में चला। हरबिलास सारदा की करीब 100 साल पुरानी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसके 7वें चैप्टर में लिखा मिलता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा और क्या लिखा गया है इस किताब में समझते हैं। बकौल सारदा, प्राचीनता और आर्किटेक्चर दोनों ही सूरतों में 2.5 दिन का झोपड़ा भारत की सबसे अहम इमारतों में से एक है। जनरल कर्निंघम कहते हैं कि भारत की दूसरी इमारतों के मुकाबले कई वजहें हैं जो इसे सुरक्षित करने के लायक बनाती हैं। वो आगे लिखते हैं कि ये सम्राट विशाल देव के साम्राज्य की बेहतरीन इमारत थी। कला के एक नमूने की तरह ये उनके साम्राज्य की राजधानी का एक आभूषण था। एक हिंदू इमारत के तौर पर विद्यालय की ये इमारत कला का उच्च शिखर छूती थी। बाहरी सतह की सजावट के मामले में झोपड़ा और अल्तमश की मस्जिद का कोई मुकाबला नहीं है। कायरो या पर्शिया में इसके जैसा महीन काम नहीं है। ना ही स्पेन और सीरिया इसकी सतही सजावट के पास भी पहुंच सकते हैं। भारतीय मामलों के जानकार डॉक्टर
फ्यूहरर कहते हैं कि बाहरी सतह का काम इतनी बारीकी और ध्यान से किया गया है कि इसकी तुलना केवल महीन बुनाई से की जा सकती है। उनके मुताबिक ये इमारत बाद में मस्जिद में बदली गई। आगे इसके नाम के बारे में भी बताया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम पुराना नहीं है, ये ऐतिहासिक या किसी तरह की लिखावट में देखने को नहीं मिलता है। पुराने समय में इस इमारत को मस्जिद के नाम से ही जाना जाता था और सदियों तक ये अजमेर में इकलौती मस्जिद थी। वहीं इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम उन फ़कीरों की वजह से मिला जो अपने लीडर पंजाब शाह के उर्स बरसी मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा होते थे 2.5 दिनों के लिए। इसके इतिहास के बारे में वो लिखते हैं कि कर्नल टॉड का मानना था कि शुरुआत में ये जैन मंदिर था जिसे पहले के मुस्लिम लड़ाकों ने मस्जिद में बदल दिया था। वहीं जनरल कर्निंघम का मानना था कि ये 2.5 दिन में बनकर तैयार की गई थी, जैसा कि इसका नाम बताता है। कर्निंघम के मुताबिक इसे हिंदू मंदिरों के खंडहरों के ऊपर बनाया गया था जो शुरुआती आक्रमणों में तबाह कर दिए गए थे। पर बकौल सारदा ये दोनों ही परिकल्पनाएं सही नहीं हैं। ये ना तो प्राचीन जैन मंदिर था और ना ही इसे 2.5 दिनों में बनाया गया था, बल्कि इसे मस्जिद में बदलने में कई साल लगे थे। उनके मुताबिक इसके डिज़ाइन से पता चलता है कि ये इमारत विद्यालय के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, जो 259 फुट की भुजाओं वाले एक चौकोर के तौर पर बनाई गई थी और किनारों पर तारों के आकार के 4 खंभे थे जिनमें खूबसूरत छतरियां भी थीं। वो आगे लिखते हैं कि ये इमारत ऊंची थी जिसके पश्चिमी तरफ एक सरस्वती मंदिर था, वहीं दक्षिण और पूरब की तरफ द्वार थे। भीतरी जगह 100 बाई 175 फीट की थी। ये विद्यालय साल 1153 के करीब विशाल देव के द्वारा बनवाया गया था, जो कि भारत के पहले चौहान राजा थे। दूसरी तरफ धार में ऐसी ही एक इमारत को भी मस्जिद में बदला गया था, जिसे आज भी राजा भोज की पाठशाला के तौर पर जाना जाता है, ऐसा भी बताया जाता है। सारदा ये लिखते हैं कि साल 1192 में अजमेर पर शहाबुद्दीन गोरी की छाया में हमला किया गया था और फिर उन्होंने इसे मस्जिद में बदलना शुरू कर दिया। बदलाव में एक विशालकाय दीवार शामिल थी जिसमें 7 मेहराब थे। इमाम घर या मेहराब जो सफ़ेद संगमरमर का है वो साल 1199 में बनवाया गया था। वहीं एक स्क्रीन वॉल साल 1213 में सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के समय में इसमें जोड़ी गई थी। ये बदलाव अलग अलग लोगों की निगरानी में किए गए थे, जिनमें से 2 के नाम हैं अहमद का बेटा अबू बकर और अहमद मोहम्मद द आरिज का बेटा। इसलिए पुनर्निर्माण का काम शायद 1199 से 1213 के आसपास चला हो, कुछ 15 सालों से ज़्यादा। वहीं शमशुद्दीन अल्तमश के 600 साल बाद तक किसी ने 2.5 दिन के झोपड़े की कोई सुध नहीं ली और आज ये 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जानी जाती है इमारत। हालांकि ये सारे दावे हरबिलास सारदा की किताब के हैं और दी लल्लन टॉप अपनी तरफ से इनकी पुष्टि नहीं करता है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।